आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। यह सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करना होगा कि आदिकाल में कौन कौन से काव्य प्रवृत्तियां थी, उनके बारे में उल्लेख मतलब विस्तार से जानना होगा। ऐसा यह भी क्वेश्चन हो सकता है, आदिकालीन रचनाओं की मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। विशेषता या प्रवृत्तियां, या ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का रेखांकित करें या प्रकाश डाले या उल्लेख करें या व्याख्या करें, सब में एक ही प्रकार से आंसर होगा। तो इसका उत्तर, आदिकाल में जो साहित्य उपलब्ध होती है मतलब प्राप्त है, उसमें भाषा और प्रवृत्तियां दोनों ही दृष्टियों से वैध पाया जाता है। इस काल के साहित्य में धार्मिक, श्रृंगारिक, वीर रस प्रधान आदि अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। आदिकालीन साहित्य की उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और फोर लौकिक साहित्य, पांचवा ग्रंथ साहित्य। पहला है सिद्ध साहित्य। आदिकाल की प्रवृत्तियां में है सिद्ध साहित्य, पहला प्रवृत्तियां हैं। तो सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं? सिद्ध साहित्य का तात्पर्य वज्रयानी परंपराओं से सिद्धाचार्य के साहित्य से है, जिसमें बौद्ध तांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। सिद्धों ने अपने साहित्य को में काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। सिद्धों की बौद्ध परंपरा से चली आती हुई विवान्य भावनाओं का तिरस्कार कर महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान की है। बौद्ध धर्म में निवारण के 3 अवयव ठहराए गए हैं: शून्य, विज्ञान और महासुख। वज्रयान में महासुख को सहजवास सुख के समतुल्य बताया गया है। इसीलिए सिद्ध ने साहित्य की वर्ण्य के प्रसंग अधिक है। ऐसा संभव है कि सिद्धों के इस प्रणय का गहरा आध्यात्मिक अर्थ हो, लेकिन उन्होंने इस लौकिक शब्दावली में व्यक्त किया है वह हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्तियां खंडन की प्रवृत्ति है। सिद्ध की रचनाओं में सामाजिक अनुशासन के प्रति उपेक्षा का भाव है। सिद्धों के वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया गया और कर्मकांडों की जमकर आलोचना की। समाज में निम्न श्रेणी के लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार की पक्षधरता सिद्धों की साहित्य में मिलती है। उन्होंने सम्मति प्रणाली का अभ्यस्त समाज की जगह नई शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना की है। सिद्धों ने अपना दार्शनिक अनुभूति को अभिव्यंजित करने के लिए प्रतीक भाषा का प्रयोग किया है। इस भाषा को पंडित महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा कहा है। संधा भाषा श्लिष्ट अनुभूति की भाषा थी, जिसमें शब्दों का एक अर्थ लोकानुभव से संबंध है, जो दूसरा अर्थ दार्शनिक अनुभूतियों की व्यंजना करता है। सिद्धों की भाषा का यथार्थ प्रवृत्तियों की विशेषता मिलती है। यह डॉक्टर धर्मवीर भारती के शब्दों में कह सकते हैं, शब्दों की यथार्थिक प्रकृति का परिचय में सदा भाषा से मिलती है। सदा भाषा में मिलती है, जिनकी भाषा में सर्वत्र सहजता सरलता विद्यमान है। अलंकारों का मोह सिद्ध साहित्य में विद्यमान नहीं है। सिद्धों ने प्रबंधन काव्य और खंड काव्य के साथ स्थान पर गति और मुक्तक काव्य में रचना की है। चयापथ और वज्रगीत गति काव्य का उदाहरण तथा दोहे की अर्थलिख मुक्तक के उदाहरण है। सरहप्पा की कृति दोहाकोश, सबरप्पा की चयोपथ,
विवाह की डोंबी, गतिका, योगचार्य तथा अक्षर दिकोपदेश सिद्ध साहित्य को पुष्टि करते हैं। दूसरा में है नाथ साहित्य। नाथ पंथ का मुख्य रचनाकारों में है गोरखनाथ, चोरकीनाथ, चोरगीनाथ, गोपीचंद, चुनकरनाथ, भरथरी आदि के नाम प्रसिद्ध थे। गोरखनाथ की देश भाषाओं में लिखी हुई रचनाओं में गोरख बोध, गोरखनाथ की शस्त्र कला, दत्त गोरख संवाद, गोरख सार और गोरखनाथ वाणी उपलब्ध होती है। नाथ साहित्य की प्रामाणिकता सदिग्ध है। सिद्धों ने साधना की विकृत बना दिया था, लेकिन नाथपंथियों ने उसे फिर से जनता के लिए संभव बनाने पर जोर दिया। झंडा बिगला नाथ बिंदु की साधना, षष्ठ चक्र वेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतर साधनाओं का मुख्य अंग है। नाथ साहित्य की दो महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला यह है कि नाथ साहित्य में धर्म निरपेक्ष दृष्टि दिखाई देती है। धर्मनिरपेक्ष, जिसमें ईश्वर से मिलने योग्य हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधन के रूप में प्रस्तुत हुआ है। नाथ पंथ में धार्मिक कट्टरता नहीं मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नाथ के साहित्य की यायावरी साहित्य का गुण मिलता है। नाथों ने इस प्रदेश की यात्रा में वहाँ की संस्कृति की विशिष्टता और भाषा की विशिष्टताओं की आत्मीयता से स्वीकार किए एवं अपने साहित्य में अभिव्यक्त कर दिया है। नाथ साहित्य में उत्तर भारत की संस्कृति विविधता का चित्र मिलता है। इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। इसी ने इस साहित्य को नीरस, लोक विशिष्ट और क्षणयोनी बना दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस साहित्य को सीमा को रेखांकित किया है। यह साहित्य किसी एक भाषा में बंद कर अपने को अभिव्यक्त नहीं करता है, बल्कि नाथ साहित्य की भाषा में पूर्व प्रदेश की भाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी तथा पंजाबी के शब्द हैं। आचार्य शुक्ल ने इस भाषा को सदुकड्डी भाषा कहा है, जो वस्तुतः संपर्क भाषा थी। व्यापक जन संपर्क के कारण नाथ इस भाषा को निर्मित कर पाए हैं। नाथ साहित्य में नाथों ने अपनी अनुभूति को प्रकट किया है ने के लिए उलटवासी का प्रयोग किया है। तीसरा में है जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या क्या है? जैन साहित्य को अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश साहित्य के अंग है। शलिभद्र सूरि की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, आसनु की कृति चंदनवाला रास 1200, जिन धर्म स्वीकृत स्थूल भद्र रास 1209, विजयसेन सूरि की रचना रेवत गिरिरास हिंदी जैन साहित्य को पुष्ट करती है। हिंदी जैन साहित्य की वृत्ति जैन दर्शन पर आश्रित है। इसीलिए जैन साहित्यकारों ने अपने साहित्य में विलास और श्रृंगार से दूर हटकर आत्मसमर्पण और उत्संग की भावनाओं का आकलन किया है। आदिकाल की परिस्थिति में जो जैन साहित्य आता है उसमें धर्म मात्र प्रेरणा का विषय है। जैन साहित्य में मानव की विविध भावों की जटिलता को मनोविज्ञान रूप में चित्रण किया गया है। जैन कवियों का मूल्य दृष्टिबिंदु मानवतावाद पर केंद्रित है। यह अहिंसा, शांति, करुणा के माध्यम से विश्वमान के सुख की कामना करते हैं। जैन साधुओं ने देश के पश्चिम क्षेत्र में अपना मत को स्थापित करने के लिए जैन भाषा को अपनाया है। यह जैन भाषा अपभ्रंश भाषा थी। स्वयंभू रचित पाउम चरयू तथा पुष्पदत्त द्वारा रचित महापुराण जैन साहित्य के अंतर्गत पौराणिक काव्य है।
इस साहित्य में जीवन के मर्म के साथ उपदेश तथा धर्म को अंतर्भूत सहयोग देखने को मिलता है। धार्मिकता की बहुल्यता होने के कारण जैन साहित्य की शांति रस की प्रधानता है। जैन साहित्य में मात्रिक छंद की प्रधानता है और उसमें भी दोहा, कवित, सवैया, चौपाई आदि प्रमुख है। परंपराओं से हटकर मौलिक सृजन की प्रवृत्तियां जैन साहित्य में बहुत कम मिलता है। इसीलिए जैन साहित्य के अनुवादित ग्रंथों की अधिकता है। चौथा है रासो काव्य। आदिकालीन साहित्य में एक विशेष प्रवृत्तियां रासो साहित्य है। सामान्यतः रासो काव्य में वीर गाथात्मक काव्य का बोध होता है। रासो साहित्य की रचना भट्ट और चारणों द्वारा की गई है। रासो साहित्य की रचना जनमानस की सहज अभिव्यक्ति का परिणाम नहीं है। रासो साहित्य समाती समाज की उपज है। इसीलिए रासो साहित्य की कथानक की बनावट भी समातों की मनुकूल ही हुई है। केंद्रीय सत्ता के अभाव में समानतों की क्षेत्रीय ताकत के बीच अधिक संघर्ष हुई थी। रासो साहित्य में इसी की कहानी है। इस संघर्ष एवं युद्ध के बीच कवि ने प्रेम प्रसंग की संभावनाओं के लिए स्थान खोज लिया है। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रासो काव्य परंपरा का दूसरा प्रकार की रचना वीर गीत के रूप में मिलती है। विशलदेव रासो और परमाल रासो वीर गीत है। रासो साहित्य की भाषा स्थानीय बोलचाल की भाषा है जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव मिलता है। रासो काव्य के लिए प्रमुखतः दो प्रकार की भाषा प्रचलित हो चुकी है। यह भाषा डिंगल और पिंगल नाम से पहचानी जाती है। रासो काव्य की भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। मिश्रित शब्दावली से तात्पर्य है तत्सम, तद्भव और देशज शब्दावली के साथ साथ विदेशी शब्दों को प्रचुरता में प्रयोग। छंदों में जितना अधिक विविधता रासो काव्य में मिलती है उतनी किसी दूसरी साहित्यिक धारा में प्राप्त नहीं होती। कवित, दोहा, रोला, उल्लाह, तोमर, छोटक, गाहा, आया, आला आदि अनेक प्रकार के छंद रासो काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। लौकिक साहित्य। आदिकाल में साहित्य धार्मिक और चारणों की रचनाओं तक ही सीमित नहीं है। इस समय लोक साहित्य की क्षीण धारा भी सक्रिय है। यही सही अर्थ में देश भाषा काव्य थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से लौकिक साहित्य प्राप्त हुए हैं। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, अमीर खुसरो की पहलियाँ एवं मुकरियाँ, विद्यावती की पदावली लौकिक साहित्य के स्वरूप की विशिष्टता की पहचान कराती है। इस साहित्य के अंतर्गत भक्ति तथा श्रृंगार को लेकर काव्य रचना की गई है। जनता के मनोरचनाओं हेतु लोककृतियाँ तथा पहलियों का सृजन किया गया है। 6 ग्रंथ रचनाएं। आदिकाल में ग्रंथ रचनाओं के साथ साथ कुछ ग्रंथ रचना भी होती रही है। आदिकालीन ग्रंथ साहित्य में उस वास्तविकता का वर्णन नहीं है जिसमें जीवन की यथार्थ को रचने की शक्ति होती है। आदिकाल में जो ग्रंथ साहित्य मिलती है वह व्याकरण और शास्त्र की सीमाओं का खंडन मंडन तक ही सीमित है। इस काल का 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ रचनाएं हैं। रोड़ा की कृति, राउल बेल दामाद भट्ट कृत, उक्ति व्यक्ति प्रेरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर। ये थी आदिकाल की काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, किस प्रकार की प्रवृत्तियों के कारण आदिकाल की प्रवृत्तियाँ विशेष हुई और ये विशेष रचनाएं मतलब हुए।